इकाई 2 अध्याय 5 छत्तीसगढ़ के कलचुरी। त्रिपुरी के कलचुरियों की एक शाखा छत्तीसगढ़ में आ बसी। बिलासपुर जिले में प्रायः गोलाकार एक पत्थर श्रेणी है जिसके भीतर लगभग 30 गांव बसे हैं। मुख्य गांव तुम्मान है, जिसके कारण पर्वत से घिरे हुए समूचे स्थल का नाम तुम्मान खोल रख लिया गया। शिलालेखों में इस ग्राम या पुर का नाम तुम्मान लिखा हुआ मिलता है। अभिलेखों से यह निर्देश मिलता है कि प्रथम कोकल के पुत्र द्वितीय शंकरगढ़ ने कौशल नरेश से पाली देश जीत लिया था। यह पाली देश बिलासपुर जिले के पाली नामक स्थान के आसपास का प्रदेश होगा। डॉक्टर श्याम कुमार पांडे के अनुसार लगभग 1000 ईस्वी के करीब कोकल देव द्वितीय के त्रिपुरी में शासन के दौरान कलचुरियों का दक्षिण कौशल पर शासन स्थापित हुआ। इसके पूर्व भी कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ पर अधिकार स्थापित करने के प्रयास किए, लेकिन उन्हें आंशिक सफलता ही मिली। त्रिपुरी के कलचुरी दक्षिण कौशल पर निगाह रखे हुए थे। साम्राज्य विस्तार के उनके प्रयास होते रहते थे, मगर दक्षिण कौशल पर अंतिम रूप से कलचुरियों का राज्य कोकल देव द्वितीय के शासनकाल में हुआ, जब इसी वंश के कलिंग राजा ने कौशल विजय कर तुम्मान को अपनी राजधानी बनाया। कलिंग राज 1000 से 1020। कलिंग राज 1000 से 1020। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राज्य की स्थापना का श्रेय कलिंग राज को दिया जाता है। तुम्मान को उसने राजधानी बनाया। तुम्मान में जाकर उसने अपने शत्रुओं का क्षय करके अपने पूर्वजों की राजधानी को अपना निवास स्थान बनाया और उसके वैभव की वृद्धि की। कलिंग राज असाधारण योद्धा था। तुम्मान क्षेत्र के जंगली शत्रुओं को भगाने में उसे कोई विशेष कठिनाई न पड़ी होगी। शांतिपूर्वक राजधानी की वृद्धि करने लगा। शौर्य और कोष की वृद्धि के लिए पूर्वजों की भूमि को छोड़कर पूर्वजों द्वारा स्थापित तुम्मान को अपनी राजधानी बनाया और वहां रहकर शत्रुओं का नाश कर अपनी लक्ष्मी बढ़ाई। डॉक्टर पांडे कलिंग राज का शासनकाल 1000 से 1020 तक मानते हैं। प्यारेलाल गुप्त भी इसे स्वीकार करते हैं। दूसरा कमर राज 1020 से 1045 ईस्वी। ईस्वी सन 1020 के लगभग कलिंग राज का पुत्र कमर राज तुम्मान में राजगद्दी पर बैठा। वह एक महत्वाकांक्षी शासक था। त्रिपुरी के शासक गांगे देव को उड़ीसा पर आक्रमण के समय कमर राज ने भरपूर सहायता पहुंचाई। 1020 से 1045 ईस्वी के मध्य कमर राज का शासन रहा। रत्नदेव प्रथम 1045 से 1065। रत्नदेव प्रथम 1045 से 1065। कमर राज के पश्चात तुम्मान के सिंहासन पर उसका पुत्र रत्नदेव प्रथम बैठा। इसने अपनी राजधानी तुम्मान से हटाकर रतनपुर में स्थापित की। तुम्मान से लगभग 72 किलोमीटर रतनपुर स्थित है। डॉक्टर मिरासी के अनुसार वर्तमान रतनपुर जिस जगह पर है वही पहले मणिकपुर नामक प्राचीन गांव था। इस नवीन नगर में तुम्मान से कहीं बढ़कर नाना वर्ण विचित्र रत्न कचिम नाना देवकुल भूषित शिव मंदिर बनवाए, जिसकी प्रशंसा चारों दिशाओं में फैल गई। उसे कुबेरपुर की उपमा दी जाने लगी और उसका महत्व इतना बढ़ गया कि वह चतुर्युगी पुरी कहलाने लगी। स्थानीय लोगों का पूरा विश्वास है कि रतनपुर चारों युगों में विद्यमान था। सतयुग में उसका नाम मणिपुर था, त्रेता युग में मानिकपुर, द्वापर में हीरापुर और कलयुग में वह रतनपुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रतनपुर के निवासियों की धारणा जैसी भी रही हो, अद्यतन ऐसा पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिला है जिससे रतनपुर की प्राचीनता सिद्ध हो सके। रतनपुर की इस महिमा से इतना तो अवश्य सिद्ध होता है कि महाकौशल में रत्नराज के जमाने में और कदाचित उसके पश्चात कई पीढ़ियों तक रतनपुर की क्षमता का दूसरा संग नहीं रहा। जिस पर भी रत्नराज ने तुम्मान को तिलांजलि नहीं दी, उसने ही वरन उसके उत्तराधिकारियों ने पुरखों की राजधानी से अपना संबंध स्थिर रखा। कोमो मंडल के अधिपति वज्जू कथात वर्धमर्मन की कन्या नोनल्ला से विवाह कर रत्नराज प्रथम ने ख्याति प्राप्त की। 1045 से 1065 ईस्वी तक उसका शासनकाल रहा। प्रथम पृथ्वीदेव 1090 से 1120। 1065 से 1120। 1065 ईस्वी में रत्नदेव का पुत्र प्रथम पृथ्वीराज रतनपुर के सिंहासन पर बैठा। सकल कौशलाधिपति की उपाधि उसने धारण की थी, तथापि यह ज्ञात नहीं होता कि कौशल के पूर्वी भाग संबलपुर क्षेत्र पर उसका अधिकार था कि नहीं।
छत्तीसगढ़ के काफ़ी बड़े भाग पर उसने अपना साम्राज्य विस्तार किया। पृथ्वीदेव की रानी का नाम राजल्ला था। विग्रहराज और सोणदेव नामक दो मंत्रियों का पता उत्कीर्ण लेखों से प्राप्त होता है। रतनपुर में एक विशाल सरोवर का निर्माण उसने करवाया। प्रथम जाजल्यदेव 1990 से 1120 1090 से 1120 पृथ्वीदेव के पश्चात उसका पुत्र प्रथम जाजल्यदेव गद्दी पर बैठा। राय बहादुर हीरालाल ने लिखा है, विशेष जलजला पृथ्वीदेव के पुत्र प्रथम जाजलदेव के समय हुआ। उसने आदि घराना त्रिपुरी से संबंध तो नहीं तोड़ा, परंतु वास्तव में वह स्वतंत्र हो गया और कन्या कुब्ज तथा जझौती के राजाओं से मित्रता कर उसने अपना मान बढ़ा लिया। डॉक्टर श्याम कुमार पांडे ने भी उसकी प्रशंसा में लिखा है, छत्तीसगढ़ के कलचुरियों का यह सर्वशक्तिशाली शासक था। इसने त्रिपुरी के कलचुरियों से बंधन मुक्त होकर अपनी सार्वभौम सत्ता स्थापित की, यद्यपि चेंदी से उसका मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहे। इसके अतिरिक्त इसने दंडकारण्य, बंगाल स्थित मिदनापुर, बैरागढ़, लंजी का लांजी, भानार, भंडार, तलहीर इत्यादि प्रदेश जीतकर उन पर कर लगाया। इसके अतिरिक्त उसने डंडकपुर, बंगाल स्थित मिदनापुर, आंध्र, किमड़ी इत्यादि सुदूरवर्ती प्रदेशों पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। उसने बस्तर जिले के राजा सोमेश्वर के राज्य पर चढ़ाई की थी और युद्ध में मंत्री, रानी इत्यादि के साथ उसे बंदी बनाया। जाजल्यदेव की कीर्ति शीघ्र ही दूर दूर तक फैल गई। उत्तर भारत में कन्नौज, गढ़वाड़, जेजाग भुक्ति के चंदेल और त्रिपुरी के कलचुरी भी उससे मैत्री स्थापित करने की इच्छा प्रकट करने लगी। तब उसने कलचुरी की मुख्य शाखा के स्वामित्व समाप्त कर उसने स्वांतार्य की घोषणा की और उसे प्रदर्शित करने के लिए अपने नाम के सोने और तांबे के सिक्के जारी किए। जाजल्यदेव ने अपने नाम पर जाजल्यपुर नामक नगर बसाया। आज भी यह नगर जांजगीर के नाम से प्रसिद्ध है। पाली स्थित शिव मंदिर का जीर्णोद्धार भी उसने करवाया। जांजगीर का विष्णु मंदिर इसी के काल में बना। जाजल्यदेव की रानी का नाम लाच्छला देवी था। गुरु रुद्र शिव और संधि विग्रहराज मंत्री पुरुषोत्तम के नाम उत्कीर्ण लेखों में मिलते हैं। डॉक्टर श्याम कुमार पांडे के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जाजल्यदेव मकर ध्वज जोगी के साथ तीर्थाटन को गए तथा वापस लौटकर नहीं आए। रत्नदेव द्वितीय 1120 से 1135 ईस्वी। जाजल्यदेव का लाच्छला देवी से उत्पन्न पुत्र रत्नदेव 1120 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। सोने व चांदी के सिक्के चलाए। यह महत्वाकांक्षी शासक था। इसने कलिंग देश के राजा चोड़गंग को पराजित किया। त्रिकलिंगाधिपति कहलाने की नींव रखी। जाजलदेव प्रथम ने यद्यपि त्रिपुरी के कलचुरियों के स्वामित्व को अमान्य कर दिया था, मगर दोनों घरानों के मध्य संबंध मैत्रीपूर्ण थे। त्रिपुरी घराने के गयाकर्ण ने शक्ति के बल पर प्रमुख कहलाने के उद्देश्य से रत्नदेव द्वितीय पर आक्रमण कर दिया। रत्नदेव विजयी रहे। सामंत वल्लभराज के अकलतरा अभिलेख से ज्ञात होता है कि रत्नदेव ने गौड़ राज्य पर आक्रमण किया था और गौड़ों को परास्त किया था। जाजल्यदेव द्वारा परास्त किए गए राजागण रत्नदेव का स्वामित्व स्वीकार करते थे। रत्नदेव को 36 विधाओं का ज्ञाता तथा युद्ध में रुचि रखने वाला कहा गया है। रत्नदेव के कार्यकाल में विद्वानों और कलाकारों को उदार आश्रय मिलता था और उसकी कीर्ति की गाथा श्रवण कर दूर दूर के विद्वान ब्राह्मण उसके दरबार में आने के लिए उत्सुक रहते थे। पृथ्वीदेव द्वितीय। रत्नदेव द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र पृथ्वीदेव द्वितीय रतनपुर के सिंहासन पर बैठा। छत्तीसगढ़ के कलचुरियों में सर्वाधिक अभिलेख इसी राजा का मिले हैं। कोटागढ़, राजिम, विलाईगढ़, कोनी, अमोदा, रतनपुर, पारागांव, भोटिया आदि 14 स्थानों से इसके जड़े अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ताम्रपत्र तथा शिलालेख के रूप में ये है। कोटागढ़ अकलतरा से प्राप्त अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि पृथ्वीदेव द्वितीय का जयसिंह नामक एक भाई भी था। पिता के समान ही सूर्यवीर और महत्वाकांक्षी शासक ने अपने सामंतों की सहायता से रतनपुर राज्य का काफ़ी विस्तार किया। साहिल्य के कुल में उत्पन्न जगपाल प्रसिद्ध सामंत था, जो उसका सेनापति था। पूर्व में 2 कलचुरी राजाओं के सेनापति के रूप में भी वह कार्य कर चुका था तथा वीरता शूरता का परिचय दे चुका था। सरहड़ागढ़, मचका सिहावा, झमर वंद्र बस्तर को उसने जीता।
गाजल, जगत सिंह, देवराज उसके भाई थे जो इन युद्धों में साथ थे। गाजल, जगत सिंह, देवराज उसके भाई थे। पृथ्वीदेव द्वितीय ने अपने सामंत ब्रह्मदेव के साथ मिलकर कलिंग के शासक जटेश्वर को पराजित किया। खराउद अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है। तलहारी मंडल के मांडलिक ग्राहदेव को रत्नदेव ने पूर्व में ही मंत्री पद प्रदान किया था। सामंत वल्लभ राज ने एक झील का निर्माण करवाया। पृथ्वीदेव द्वितीय प्रजा हितकारी शासक था। वह सदैव प्रसन्नचित्त रहता था। सोने और चांदी के सिक्के चलवाए उसकी समृद्धि का बयान करते हैं। पृथ्वीदेव द्वितीय का राज्य अमरकंटक से लेकर गोदावरी तक विस्तृत हो चुका था। 1137 से 1160 ईस्वी तक उसने राज्य किया। राजिम के राजी लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार इसी के काल में उसके सेनापति जगपाल ने कराया। वीरता और सज्जनता के लिए पृथ्वीदेव द्वितीय जाना जाता है। मंदिरों, तालाबों व बगीचों के निर्माण में उसकी व उनके सामंतों सेनापति की रुचि थी। कलचुरी शासकों की श्रृंखला की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में पृथ्वीदेव द्वितीय का स्मरण किया जाता है। जाजल्यदेव द्वितीय। जाजल्यदेव द्वितीय पृथ्वीदेव द्वितीय के पश्चात उसका छोटा पुत्र जाजल्यदेव द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। बड़े पुत्र को सिंहासन क्यों नहीं मिला, इस संदर्भ में कोई विवरण नहीं मिला। इनका 1168 ईस्वी से 1178 ईस्वी तक का अल्पकालीन शासनकाल अतिशय महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। त्रिपुरी के कलचुरी शासक जयसिंह देव ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया। जाजल्य देव ने अपने सामंतों की सहायता से इसे विफल कर दिया। इस लड़ाई शिवनी रायन के समीप हुई होगी। उसमें उल्हन देव काम आया और उसकी 3 रानियां सती हो गई। शिवरी नारायण के लेख में कहा गया है कि इसके बाद जाजल्य देव ने उसके अनाथ पुत्र आमन देव को अपने पुत्र के तुल्य पाला पोसा था। जाजल्य देव का बड़ा भाई जगदेव पूर्वी देशों से युद्धरत था। यह अस्तित्व की लड़ाई थी जिसे अनदेखी नहीं की जा सकती। संभावना यह बनती है कि जगदेव ने अपने छोटे भाई को राजगद्दी पर बैठने की स्वीकृति दी होगी और योग्य कर्तव्यनिष्ठ राज परिवार के सदस्य के रूप में स्वयं पूर्व दिशा की ओर से हो रहे आक्रमणों से रतनपुर राज्य की रक्षा की। पूर्वी गंग पराक्रमी थे और अवसर का लाभ उठाने को तत्पर रहते थे। जगदेव ने उनकी दाल नहीं गलने दी। जाजल्यदेव द्वितीय को एक ग्राह ने पकड़ लिया था। ऐसा लगता है कि यह ग्राह बिना प्राण लिए छोड़ेगा नहीं, परंतु देवी कृपा से ग्राह ने उसे छोड़ा और उसके प्राण बच गए। पिता की भांति इस शासक ने अनेक देवालयों व सरोवरों का निर्माण कराया और लोकप्रियता प्राप्त की। जाजल्यदेव द्वितीय का 11 वर्षीय शासन संघर्षों का काल रहा। सिंहासन रोहन के समय संकट के जो बादल मंडरा रहे थे वो दूर नहीं हुए थे। जगदेव गंग राजा से पूर्व में ऐसा उलझा कि 11 वर्षों तक वह सीमा की रखवाली करता रहा। शासक के रूप में जगदेव के कार्यों का विवरण प्राप्त नहीं होता। सिंहासन पर बैठने से पूर्व उसने अपने छोटे भाई के शासनकाल में रतनपुर राज्य की जो सेवक की उससे रतनपुर के कलचुरियों के इतिहास में उसे महत्वपूर्ण स्थान मिला। रत्नदेव तृतीय। जगदेव तथा रानी सोमल्ला से उत्पन्न पुत्र रत्नदेव तृतीय के नाम से सिंहासन रूढ़ हुआ। जगदेव तथा रानी सोमल्ला से उत्पन्न पुत्र रत्नदेव तृतीय के नाम से सिंहासन रूढ़ हुआ। राज्य में अव्यवस्था का आलम था। लोग भुखमरी से मर रहे थे। हाथियों की सेना कमजोर हो गई थी। राजकोष खाली हो गया था। राजा ने गंगाधर ब्राह्मण को अपना मंत्री नियुक्त किया। बड़ी योग्यता से गंगाधर ब्राह्मण ने स्थिति पर नियंत्रण स्थापित किया। 1180 से 1195 ईस्वी तक का शासन का रत्नदेव का था। खरौद के शिलालेख से इस शासक के बारे में जानकारी मिलती है। गंगाधर ने खरौद में शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया जो लखनेश्वर मंदिर प्रतीत होता है। तपस्वी के निवास के लिए मठ तथा मंदिर का मंडप उसने बनवाया। रतनपुर में पुरारतित शिव मंदिर बनवाया। मंदिरों के निर्माण के संबंध में भी मंत्री गंगाधर ने ख्याति प्राप्त की। पश्चातवर्ती रतनपुर के कलचुरी शासक। रत्नदेव तृतीय के बाद उसका पुत्र प्रतापमल 1195 से 1235 प्रतापमल 1195 से 1235 ईस्वी तक शासन रहा। इस काल खंड में कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी। इसके बाद के 300 वर्षों तक के छत्तीसगढ़ के बारे में कोई अभिलेख प्राप्त नहीं होते। कौन राजा था, उनकी उपलब्धि क्या थी, ज्ञात नहीं है।
14वीं सदी के अंत में कलचुरी साम्राज्य रतनपुर और रायपुर शाखा में बंट गया। 14वीं सदी के अंत में कलचुरी साम्राज्य रतनपुर और रायपुर शाखा में बंट गया। रायपुर शाखा पहले खल वाटिका में राजधानी बनाकर राज्य करता था। रायपुर शाखा पहले खल वाटिका में राजधानी बनाकर राज्य करता था। 1402 से 1405 ईस्वी के ब्रह्मदेव राजा के शिलालेख मिले हैं। 15 ईस्वी के आसपास बहारेंद्र राजा का शासन रतनपुर में था। रतनपुर और कोसगई से इसके लेख प्राप्त हुए हैं। पठानों के आक्रमण से रक्षा का उल्लेख कोसागई शिलालेख मिलता है। नारायण सिंह के पूर्वज विसाई ठाकुर विशंबर को इसी शासक ने सोना खान का क्षेत्र सैन्य सेवाओं के बदले दिया था। कल्याण साय। कलचुरी शासन कल्याण साय की चर्चा दिल्ली तक हुई थी। वह एक महत्वपूर्ण शासक था। उसके माता पिता के बारे में निश्चित पूर्वक कुछ कहा नहीं जा सकता। जब वह मुगल दरबार में उपस्थित हुआ तब जहांगीर का शासन था। इस तथ्य से कलचुरी शासकों के विभिन्न स्रोतों से ज्ञात कालक्रम के दिग्भ्रम होने लगता है। काफ़ी दिनों तक कल्याण साय को अकबर के दरबार में उपस्थित होना वर्णित किया जाता रहा है, मगर मुगल इतिहास के स्रोत उसे जहांगीर दरबार में उपस्थित बतलाते हैं। तुजुके जहांगीरी में स्पष्ट वर्णन है कि शनिवार 25वां खुद रात मेरा भाग्यशाली पुत्र परवेज इलाहाबाद से आया। उसने कल्याण साय को पेश किया जो रतनपुर का जमींदार है। इसका विरुद्ध मेरे पुत्र ने सेना भेजी थी और उसने नजराने के तौर पर 80 हाथी व 1 लाख रुपये भेंट किया। परवेज ने कब रतनपुर पर आक्रमण के लिए सेना भेजी, क्या लड़ाई हुई, क्या हुआ, अज्ञात है। ऐसा प्रतीत होता है कि इलाहाबाद से परवेज ने अधीनता स्वीकार करने व दिल्ली चलकर बादशाह को नजराना व भेंट देने अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहने का पैगाम भेजा होगा। कल्याण से अवसर की नाजुकता को भाप गया था। उसने अधीनता स्वीकारने में ही भलाई समझी होगी। डॉक्टर पी.एल. मिश्रा स्पष्ट करते हैं कि 1 लाख रुपये जो अर्जाना लिया गया वह भी साधारण थी, क्योंकि इतना ही अर्जाना 1740 ईस्वी में इस क्षेत्र के मराठा विजेता भास्कर पन को भी दिया गया। कल्याण साय ने मुगल अधीनता बिना किसी शक्ति या शौर्य प्रदर्शन के स्वीकार कर लिया, जो उचित ही था। रायपुर के कलचुरी तथा रतनपुर के कलचुरी राजा जगन्ना की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों में साम्राज्य का बंटवारा हो गया। ज्येष्ठ पुत्र वीर सिंह को रतनपुर का और छोटे पुत्र देव सिंह को रायपुर का राज मिला। पंडित सुखलाल पांडे ने लिखा है, यह साम्राज्य विभाजन शांतिपूर्ण हुआ, मगर दोनों शाखाओं के मध्य सामंजस्य व भाईचारा घटता गया। 1741 में जब रतनपुर मराठों का आक्रमण हुआ तब रायपुर शाखा ने रतनपुर वाले अपने भाइयों को कोई सहायता नहीं की। अविवेकपूर्ण कार्य का दुष्फल रायपुर वालों को भी भुगतना पड़ा। मराठों ने रायपुर को भी जीत लिया। कलचुरी हैहा वंश के शासकों ने रतनपुर और रायपुर को केंद्र बनाकर अंचल में सुव्यवस्था स्थापित की। पंडित सुखलाल पांडे ने उनकी प्रशंसा में लिखा है, रघुनाथ जी जब रतनपुर के राजा थे तब मराठा सेनापति भास्कर पन ने रतनपुर पर आक्रमण किया। थोड़ी लड़ाई हुई, फिर रानियों ने सुलह का श्वेत ध्वज फहराया। रतनपुर पर मराठों का अधिकार हो गया। 1 लाख रुपये नगर से वसूला गया। कलचुरी कालीन छत्तीसगढ़। पुराण कालीन सहस्त्रजुन की संतान है या कलचुरी वंश के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। 10वीं शताब्दी में कलचुरियों में ब्राह्मणवाद का प्रभाव अधिक होने लगा, जिससे ये हिंदू धर्म की ओर अधिक ध्यान देने लगे। ये अपने आप को राजपूत बतलाने लगे। कलचुरी अपनों को सोमवंशी और हैहवंशी मानते थे। मिरासी के अनुसार शिलालेखों में उनका उल्लेख हैहवंश के रूप में हुआ है। रतनपुर के शासक अपनी प्रशस्ति में अपने को सूर्यवंशी बतलाते हैं। राजा कोकल के तामपत्र से स्पष्ट होता है कि कलचुरी और हैहव एक ही है। तुम्मार रतनपुर रायपुर कलचुरियों की राजधानी रही। कोकल द्वितीय ने तुम्मान को राजधानी बनाया था। 1000 ईस्वी के लगभग की यह घटना है। इस वंश के रत्नराज प्रथम ने 1045 ईस्वी के लगभग सिंहासन प्राप्त किया। अपने नाम पर रतनपुर राजधानी बनवाया। छत्तीसगढ़ के कलचुरी रतनपुर के कलचुरी के नाम से विख्यात हुए। पृथ्वीदेव प्रथम के 1065 ईस्वी के तामपत्र में राजा ने अपने को सकल कौशलाधिपति लिखवाया है। लगभग 1741 ईस्वी में कलचुरी शासन का अंत होता है और मराठा शासन प्रारंभ होता है। आइए देखें सामाजिक दशा। कलचुरी कालीन छत्तीसगढ़ में सभी वर्णों के लोगों का निवास था। समकालीन ग्रंथों में इसकी चर्चा प्रचुरता से मिलती है। समकालीन ग्रंथों में इसकी प्रचुरता से की गई है चर्चा। गोपाल कवि ने लिखा है, वरन सकल पुरदेव देवता नर नारी रस रस के, बसाए 36 कुरिहावे दिन के, रसवासी बस बस के। बाबू रेवाराम ने भी रतनपुर का वर्णन करते लिखा, बस नगर सोमा को खानी, 4 वरन जिन धर्म निदान, और कुरी 36 हतैया
रूप राशि गुण पूर्ण यहाँ। चारों वर्णों के लोग छत्तीसगढ़ में रहते थे। उनमें पारस्परिक रूप से सहिष्णुता और सौहार्द था। परस्पर सहयोगी जीवन वृत्ति यहाँ की विशेषता थी। ब्राह्मणों को परंपरा अनुसार सम्मान प्राप्त था। कलचुरियों के दरबार में राज्यवाद पाने के लिए दूर दूर से ब्राह्मण परिवार आए और यहीं बस गए। सरयू पारीन, कान्यकुंज, महाराष्ट्रियन, उत्कल और मैथिल ब्राह्मण यहाँ आए और अपने कार्यों से, अपनी विद्वता से राजा को प्रभावित कर करयुक्त गांव प्राप्त कर यही बस गए। कलचुरी काल में मुख्य रूप से जो छत्तीसगढ़ थे उनमें गणपति यदि ब्राह्मण होता था तो उसे दीवान कहा जाता था। अनेक ब्राह्मण गणपति थे, अर्थात शस्त्र व शास्त्र दोनों विद्या में माहिर थे। राज दरबार के शास्त्रों में ब्राह्मण भाग लेते थे। बौद्ध, जैन, चरवाक दर्शनों पर भी अध्ययन मनन के पश्चात मीमांसा होती थी। वेदांत, सांख्य, न्याय तो प्रमुख विषय होते ही थे। मंत्री पद पर ब्राह्मणों की नियुक्ति होती थी। राजा को युद्ध व शांति काल में ये ही गंभीर सलाह देते थे। कलचुरी स्वयं क्षत्रिय थे। इन्हें समाज में सम्मान प्राप्त था। शासन व सेना के महत्वपूर्ण पदों पर क्षत्रियों की नियुक्ति होती थी। गणपति के रूप में भी ये कार्यरत थे। विद्या के क्षेत्र में भी इनकी पैर थी। वैसे व्यापार का कार्य करते थे। धन संपन्न होने के कारण समाज में इनका आदर होता था। इन्हें प्रतिष्ठा मिलती थी। शासन व्यवस्था में भी इनकी भागीदारी थी। अनेक प्रसंगों में रत्नपुर कपूर प्रधान था। ग्रामों में बसे वैश्य पंचायतों में महत्वपूर्ण पदों पर प्रतिष्ठित थे। अन्य वर्ण के लोग भी छत्तीसगढ़ में रहते थे। देवपाल नामक मूची ने कल्लारी में विष्णु मंदिर बनवाया था। मूची द्वारा उस काल में मंदिर निर्माण रेखांकित करने वाली घटना थी। सामाजिक समरसता का यह उल्लेखनीय उदाहरण था। समाज में स्त्रियों को सम्मान प्राप्त था। यथा राजा तथा प्रजा प्रचलित लोकोक्ति है। कलचुरी राजा अपनी रानियों का सम्मान करते थे। नोबला, अलहन देवी, लाक्षल देवी का उल्लेख इस संदर्भ में आवश्यक है। माता के कहने पर जाजल्य देव ने बस्तर के नाग नृपति को मुक्त कर दिया था। इससे ज्ञात होता है कि राजमाता की कितनी प्रतिष्ठा थी। रतनपुर पर मराठों का आक्रमण 1741 ईस्वी में हुआ। जब लड़ाई चल रही थी तभी राजा रघुनाथ सिंह ने शांति का श्वेत पताका पहनकर युद्ध बंद करवा दिया था। युद्ध संबंधी महत्वपूर्ण फैसले रानियां ले सकती थी, इसका यह प्रमाण है। राजागण अनेक पत्नियां रखते थे। कलचुरी राजा भी इसके अपवाद नहीं थे। रत्नदेव तृतीय की 2 पत्नियां रल्हा और पद्दा का उल्लेख खरौ शिलालेखों से मिलता है। कलचुरी काल में सती प्रथा का चलन था। अनेक सती स्मारक छत्तीसगढ़ के गांवों में हैं। त्रिपुरी के राजा से लड़ते हुए राज परिवार का अलहन देव सिवरी नारायण के पास मारा गया। उसकी 3 रानियां सती हो गई। अलहन देवी आदि जो सती होने के लिए कृत संकल्प होती थी, अपने पुत्र को राजकाज के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश देती थी, फिर सती होती थी। रतनपुर के महाराजा मंदिर के आसपास अनेक सती स्मारक कलचुरी कालीन सतियों की महिमा का गान कर रहे हैं। कलचुरी शासकों की प्रशंसा करते पंडित सुखलाल प्रसाद ने लिखा है। आर्थिक दशा। कलचुरी कालीन छत्तीसगढ़ की आर्थिक दशा के बारे में अभिलेखों, तामपत्रों से कोई खास जानकारी नहीं मिलती। मंदिर, तालाब, बाग बगीचों, राजप्रसाद से जो जानकारी मिलती है उसी पर संतोष करना होता है। दीवान या गणपति, वरिहा व गौटिया लोग आर्थिक दृष्टि से समृद्ध थे। वसूल किए गए लगान का एक अंश उनको प्राप्त होता था, जो दिनों दिन बढ़ता जाता था। राजा अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए सचेष्ट रहते थे। पराजित राजा के कोष पर अधिकार कर लिया जाता था। अन्य प्रकार के खर्च भी उससे वसूल किए जाते थे। मूलतः कलचुरी राज खजाना भरा रहता था। जाजल्य देव प्रथम और रत्नदेव द्वितीय के विजय अभियानों ने उनकी काफ़ी सहायता पहुंचाई। पराजित राजाओं से वार्षिक कर्ज जो लिया जाता था, यह भी समृद्धि का कारक होता था। राजा कल्याण शाह जब मुगल बादशाह जहांगीर से मिलने दिल्ली गए, तब उनके साथ आश्रित 22 राजा भी गए थे। राज का राजस्व 9 लाख रुपये वार्षिक था। उनकी सेना में 116 हाथी थे। इससे राजा की अच्छी स्थिति का परिचय मिलता है। कल्याण शाह ने मुगल बादशाह जहांगीर को 1 लाख रुपये नगद और 80 हाथी भेंट में दिए। गौटिया गांव में रहते थे। गौटिया गांव में रहते थे। गांव में कृषि योग्य भूमि का 8वां भाग उसे निःशुल्क दिया जाता था। गांव की जमीन का 16वां भाग उसे दान आदि के लिए दिया जाता था। गौटिया को खेती करने में खर्च नहीं होता था। गांव के किसान ही उसके खेतों को जोत देते थे, बुआई, कटाई, मिंजाई कर देते थे। गौटिया गांव व सरकार के बीच महत्वपूर्ण कड़ी थी। गौटिया समृद्ध थी। शहरों और गांवों में मंडपिका या बाजार मंडप थे, जहां विभिन्न वस्तुएं बेचने के लिए लाई जाती थी।
जिनका कर निर्धारण व करारोपण किया जाता था। लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन कृषि था। हल से भूमि नापी जाती थी। एक बैल द्वारा जोती जाने वाली भूमि एक हल, यह लगभग 5 एकड़ होता था। सांस्कृतिक दशा। कलचुरी राजा धर्मनिष्ठ थे। भगवान शिव की कृपा से राज्य पाए, इस धारणा के चलते शिव भक्त थे। शिव के मंदिर प्रायः बनवाते थे। विष्णु के भी भक्त थे। जहांगीर का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कलचुरी काल में ही बना था। कृष्ण भक्त और राम भक्त दोनों थे। खूब तमाशा के कवि गोपाल मिश्र ने चिंतामणि और राम प्रताप प्रबंध काव्य लिखा। चिंतामणि कृष्ण चरित्र पर तो राम प्रताप रामचरित्र पर केंद्रित महाकाव्य है। वल्लभाचार्य की जन्मभूमि छत्तीसगढ़ है। 1535 विक्रम संवत में जन्म हुआ था। कलचुरियों का राजा था। रतनपुर के कलचुरियों ने अपने पूर्व राजधानी तोमान में वेंकेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। रतनपुर में रत्नेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया। पाली के पुराने शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इस प्रकार से शिव मंदिरों का निर्माण उनके शैव होने को प्रमाणित करता है। राजा अपनी इष्ट देवी महामाया की उपासना करते थे। रतनपुर में महामाया देवी के तर्ज पर बिलासपुर, रायपुर, महासमुंद में भी महामाया मंदिरों का निर्माण किया गया। शाक्त धर्म के ये परिचायक थे। बौद्ध धर्म, जैन धर्म के अनुयायी अपने अपने आराध्य की पूजा अर्चना करते थे। कलचुली काल में बौद्ध धर्म छत्तीसगढ़ में पतनोन्मुख था। छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक दान देने में विश्वास करते थे। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, मकर संक्रांति, अक्षय तृतीया आदि दिवस दान देने के लिए उपयुक्त माने गए हैं। आज ये दान पत्र तत्कालीन समाज को समझने के लिए महत्वपूर्ण साधन है। कलचुरी शासक दान देने में माहिर थे। स्वयं तो दान देते थे, अपने गांवटिया लोगों को भी दान देने की प्रवृत्ति बनाए रखने के लिए गांव की जमीन का 16 भाग दे रखे थे। कलचुरी कालीन शिक्षा के केंद्र के रूप में रतनपुर, मल्हार, सिरपुर, आरंग, राजिम, रायपुर, खैरागढ़ प्रसिद्ध थे। यहाँ परंपरागत नैतिकता, धर्म, दर्शन, ज्योतिष, गणित की शिक्षा दी जाती थी। गोपाल मिश्र, माखन मिश्र राज्याश्रय प्राप्त कवि थे। इनकी रचनाओं को पढ़कर समकालीन साहित्य व समाज को समझा जा सकता है। राजा राजसी रसिक मिजाज के थे। कवियों की संगत किया करते थे। नारायण नामक कवि ने संस्कृत भाषा में रामामुयुदय नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। रायपुर का दूधाधारी मठ कलचुरी में ही निर्मित हुआ था। रामानंदी संप्रदाय का यह मठ छत्तीसगढ़ के आस्था का केंद्र है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। इस मत के प्रचार प्रसार के लिए वैरागियों का दल रामानंद ने तैयार किया था। रायपुर का यह मठ भी इसी का प्रचारक है। राजशेखर नामक प्रख्यात कवि ने कारण कलचुरी काल को साहित्य के क्षेत्र में महत्तम प्राप्त था। काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी नाटक प्रसिद्ध कृति है। शशिधर नामक विद्वान ने काव्य और तर्कशास्त्र में प्रसिद्धि प्राप्त की। धर्म विभाग एक पृथक विभाग कलचुरी काल में था। प्रमुख अधिकारी महाधर्मकर्णिक अथवा महापुरोहित कहा जाता था। दान पत्रों में इसका बहुधा उल्लेख किया जाता था।